सभी को नमस्कार। इंटरफेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। पत्र के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो ऐप जो है उस पर मैंने अपना सुझाव या अपनी पीड़ा दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उस पे तो नहीं हो पाया। तो मैंने जो प्रयास किया था पिछले अभी 3-4-5 दिन से, तो वो चीज़ मुझे उपलब्ध नहीं हुई। फिर मैंने अपने आईटी और लॉ मिनिस्टर हैं उनको टैग करते हुए कूपे उनको अपनी समस्या बताई। रविशंकर प्रसाद जी हैं, टैग किया हुआ है, पीयूष गोयल जी हैं, हमारे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं और बाकी कुछ और लोगों को मैंने टैग किया है, लेकिन उसका कुछ भी कोई जवाब आया नहीं। सो इसलिए जो पत्र मुझे मजबूरन जो ईमेल के द्वारा मैंने भेजा, उस ईमेल पत्र के बारे में आज मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा आपको कि उस पर मैंने अपनी पीड़ा किस तरह से दर्ज करवाई है। जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो वेब पोर्टल है शिकायत निवारण का, उस पर आपको हर एक चीज़ आपको स्टेटस आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ तक पहुँचा है, किन के पास में ये शिकायत अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो आप स्टेटस में आप देख सकते हैं। लेकिन मेल के अंदर में आपको कोई उम्मीद नहीं लगती कि आपको जवाब मिलना ही नहीं मिलता है, खासकर मेरा अनुभव कहता है। खैर, मैं अब चलते हैं हमारे पत्र की तरफ। जो मैंने पत्र लिखा है उस पर आप देखिए। इस पत्र का अब मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभिवादन। मैं एक असंतुष्ट आम नागरिक के रूप में मौजूदा स्थिति के कुछ बिंदु उठाना चाहता हूं जो हर दिन और पल परेशान कर रहा है। सबसे पहले मैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और देश की बाहरी सुरक्षा के संबंधित मुद्दों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्जिकल और हवाई हमले के साथ शासन के पहले कार्यकाल में साहसपूर्वक, चतुराई से और सुचारू रूप से संभाला। दूसरे कार्यकाल में इसकी शुरुआत महान कार्यों के साथ हुई जिसकी सभी सच्चे राष्ट्रवादियों ने सराहना की, जैसे कि अनुच्छेद 370 और 35(1) को निरस्त करना, ट्रिपल तलाक कानून और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम जन्मभूमि। बाद में ये कहते हुए बड़े दुख के साथ हुआ कि सरकार बैकफुट पर तेजी से चली गई। विशेष रूप से ज्वलंत मुद्दों पर बिंदुवार विफलताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, सीएए और कृषि कानून अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुए हैं। शाहीन बाग और दिल्ली एनसीआर की सीमाओं के आसपास कानून विरोधी प्रदर्शन को संभाल नहीं पाए जो अभी भी जारी है। 26 जनवरी का विशेष विरोध नहीं था, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां हमारे सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान जोखिम में डाल दी गई। आंतरिक सुरक्षा विफलता जिसके लिए गृह मंत्रालय को जवाबदेह ठहराया जाता है। पॉइंट नंबर 2, 53 यानी 53 निर्दोष लोगों की मौत के बाद दिल्ली दंगे पर काबू पाया गया। रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को दिल्ली सरकार के आप विधायक की मदद से बसाया गया है, जो छिपा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल द्वारा प्रस्तुत ऑक्सीजन घोटाले की अंतरिम ऑडिट रिपोर्ट का ताज़ा मामला, जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में अराजकता फैलाने का एक जानबूझकर प्रयास
दिखाता है जिसके लिए केंद्र सरकार और न्यायपालिका ने इतनी बड़ी मात्रा को रखने और बर्बाद करने के लिए गणना को जाने बिना 700 मीट्रिक टन का आदेश दिया। क्या न्यायपालिका संज्ञान लेगी और सीआरपीसी के तहत उसकी जांच करेगी? क्या केंद्र सरकार के पास जघन्य अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार होगा? पॉइंट नंबर 3, इसी तरह पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हिंदू समुदाय के नरसंहार और बलात्कार जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, घटनाओं के बारे में पुष्टि करने वाली कुछ एजेंसियों को छोड़कर आज तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, वह भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। क्या उनकी कोई शक्ति केंद्र सरकार के पास है या संविधान में प्रावधान कोई है? पॉइंट नंबर 4, ये दावा, चौथा पॉइंट है आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रियों की विफलता। कोई राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को विश्वास में लिए बिना किसी चैनल के प्रधान संपादक की टीआरपी और अन्य आरोपों में गिरफ्तारी की जांच केवल इसलिए कर सकता है क्योंकि वह वैध सवाल उठा रहा था जिससे देशद्रोह का पर्दाफाश हो रहा था। उदारवादी गतिविधियां, श्री जावड़ेकर जी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया और मामले को तब ही और वहीं सुलझाया क्यों नहीं? पूरे देश ने देखा है और हो रहा अन्याय के खिलाफ रो रहा था। क्यों फेक न्यूज के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं? कुल अक्षम शासन। 5वां पॉइंट, ये दावा करने के अलावा कि वे जमानत पर है, लगभग 7 साल हो गए हैं, कोई भ्रष्ट राजनेता जेल में नहीं है। राजनेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है? क्या कोई कानून है कि जमानत पर या आरोपों में उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता? कोई कानून नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं लगता। मेरा सिर शर्म से झुक गया है। 6वां पॉइंट, ये सरकार कांग्रेस की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष प्रतीत होती है, जहां विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई छूट दी गई है और उसे उसी तरह से बढ़ाया जा रहा है। और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, बलपूर्वक धर्मांतरण विरोधी विधेयक जैसे विधेयकों को संसद में रखने की जहमत नहीं उठाई गई है। पुलिस और न्यायपालिका अधिनियमों में सुधार होना चाहिए जो 1860-70 के करीब का चले आ रहा है। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले और इस साल महामारी के कारण ऐसा नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद है कि आगामी मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। 7वां पॉइंट है, ये सरकार 2000 की शुरुआत में एनएन वोरा समिति की एक रिपोर्ट पेश करने में तैयार की गई थी और वो अभी तक के पेश नहीं। वो क्यों झिझक रही है इसका पता नहीं। यदि एक बार ये सार्वजनिक रूप से बाहर हो जाता है तो बिना अधिक प्रयास किए सारी गंदगी साफ कर दी जाएगी। ये सरकार किसे बचाना चाहती है? ऐसा लगता है तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ। मीन्स यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। क्षमा करें, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के शर्मनाक कृत्य के बाद भाजपा से दूरी बनाकर लोगों को जो व्यथित महसूस हो रहा है और विश्वास खो रहा है, सच दिखा रहा है। हालांकि मैं एक करदाता और श्री नरेंद्र मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ, जो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपसे बहुत उम्मीदें रखते हुए खोना नहीं चाहता। वर्तमान परिदृश्य में मैं गुजरात के वही नमो और 2019 से पहले वाले मोदी जी को देखना चाहता हूँ। मैं उन बाधाओं को समझ सकता हूँ जो आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामना कर रहे हैं और खासकर भारत में विरोध
जो कि ज्ञात है, लेकिन आपके आंतरिक आंतरिक रूप से पार्टी, कैबिनेट और आरएसएस टीम के सदस्यों के भीतर भी है। वर्तमान केंद्र शासन निश्चित रूप से यूपी विधानसभा चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जो राष्ट्रवादी के लिए बहुत खतरनाक है। सार्वजनिक रूप से सुने गए विभिन्न मामलों का जिक्र करते हुए न्यायपालिका को विधान पर हावी क्यों किया जाता है? सरकार को रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक होना चाहिए, लेकिन यहाँ उलट है। बीजेपी आईटी सेल पूरी तरह से विफल है, नकली नैरेटिव्स का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसके बजाय राष्ट्रवादी सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हो या वेब पोर्टल्स वाले हों, भारत विरोधी वेब पोर्टलों और अन्य को करारा जवाब दे रहे हैं। अंत में मुझे संक्षिप्त कथन के साथ समाप्त करना है। सर, जब आपने सबका साथ और विश्वास कहा था, जिसका अर्थ है एक रूपता बनाए रखना, यूनिफॉर्मिटी, लेकिन जब अखलाक, तबरेज, पहलुकान, रोहित वेमुला की घटनाएं होती हैं तो आपके आंसू आते हैं। सार्वजनिक रूप से गौरक्षकों को गुंडा बताते हुए ट्वीट करते हैं, लेकिन एक भी नहीं देखा बंगाल नरसंहार पर ट्वीट या बयान। ये बड़े ही दुख की बात है। बीजेपी किसे खुश करना चाहती है मालूम नहीं। जनता हर राजनीतिक दल, खासकर भाजपा की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रही है। जो आप लोगों ने इसका पूरा जो देखा होगा, क्योंकि मुझे पोर्टल मिल नहीं रहा था, फिर दोबारा से मैंने सर्च करके कहीं से इसी CPJRAMS के द्वारा ही किसी और रूट से भी मैंने आज सवेरे अपना जो पत्र है वो रजिस्टर्ड करवा दिया है। अब उस पर, क्योंकि वो किसी और रूट से था, वो PMO का नहीं था, किसी और मिनिस्ट्री से रिलेटेड उस पर था, तो मैंने सोचा कि चलो उसे हम एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचा देते हैं, सरकार के कानों तक एटलीस्ट ये पहुँच जाए। तो इसी तरह से मैंने जो है इस पत्र को रजिस्टर्ड भी करवाया है। तो कृपया करके आप लोग देखिए, और आप भी अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या मेरी तरह ही आप लोग भी सोचते हैं, ये समस्या मेरी अकेले की है या और भी लोगों की। और दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।